हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 12 का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। आज इस टॉपिक में इससे पहले हम टाइप ऑफ इम्यूनिटीज़ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एजेंट, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी पार्टिकल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दे, ऐसी कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी पार्टिकल, ऐसा कोई भी एजेंट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दे, उसे हम वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, और वैक्सीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराने के मेथड को वैक्सीनेशन कहते हैं। जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, ये बेस्ड होता है ऑन द मेमोरी। मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर मेमोरी डेवलप होती है। यानी एक बार जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो हमारी बॉडी को पता लग गया कि ये पैथोजन हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो उसके लिए मेमोरी बना के रखता है। और जब वो पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसे दोबारा एंटर करने से, डिजीज़ कॉज करने से पहले ही, उसका नंबर इंक्रीज होने से पहले ही हम उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ड ऑन मेमोरी। अलग अलग डिजीज़ या अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टाइम पीरियड की मेमोरी बनती है। इसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी डिजीज़ के लिए हमारे पास 6 मंथ की मेमोरी होती है, किसी के लिए 6 ईयर्स की मेमोरी होती है, किसी के लिए लाइफ टाइम मेमोरी होती है। ठीक है, वैक्सीनेशन जो है वो पैसिव इम्यूनाइजेशन से बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द वैक्सीनेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि इसके अंदर आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करने में कोई रोल प्ले नहीं कर रही। आप बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बाहर से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। उसमें आपकी बॉडी में कोई रोल प्ले नहीं किया, आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनी। ठीक है, जैसे आपको स्नेक बाइट होता है तो हम इमीडिएटली, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपनी बॉडी को एंटीबॉडी बनाने दें, तब तक पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ऑलरेडी जो बनी हुई एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और इससे हम, इस तरीके से हमारी बॉडी उस पॉइजन या विनम या टॉक्सिक सब्सटेंस से फाइट करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट हो जाता है अगेंस्ट द स्नेक बाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। हमें जब पता लग जाए कि कोई भी चीज़ पॉइजन या ये बहुत टॉक्सिक है और अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी तो वो बहुत लंबा टाइम लेगी, तब तक पर्सन के लिए लीथल हो सकता है या फैटल हो सकता है, तो हमें उससे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। तो उस केस में हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ बाहर से दे देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, पर वैक्सीनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। वैक्सीनेशन में हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है। बेटा, अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी तो मेमोरी भी नहीं बनेगी। और वैक्सीनेशन का जो मेन कंसेप्ट है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी एंड विच आर हैविंग मेमोरी। वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो उस डिजीज़ के लिए मेमोरी रखे। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी दे दी तो कुछ मेमोरी नहीं बनेगी और वैक्सीनेशन का जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में।
तो आपको बता दें वैक्सीनेशन तो वो कंसेप्ट है, मतलब वो मेथड है जिससे आपने वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है। बस इतना ही होता है वैक्सीनेशन का मतलब। वो मेथड जिस मेथड से आपने यूज़ करके एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, एंटीजन को इंजेक्ट किया, दैट इज़ वैक्सीनेशन, ठीक है। फिर उस एंटीजन के एंटर होने के बाद हमारी बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, दैट मेथड इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। उस मेथड को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन्स, कौन कौन सी टाइप ऑफ वैक्सीन्स होती हैं। तो सबसे पहले लाइव वैक्सीन्स और एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन्स और एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एंटीजन को थोड़ी वीक फॉर्म में, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग फॉर्म में ना करके वीक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा बेटा, देखो जो भी एंटीबॉडी बॉडी में बन रही है वो बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर, अगर आपको दिखाएं तो ये होता है आपका वायरस, ठीक है। इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल और ये बाहर प्रोटीन कोड। आपकी बॉडी में जो भी वैक्सीन बनेगी, आपकी बॉडी में जो भी एंटीबॉडी बनेगी वो इस प्रोटीन कोड के अगेंस्ट बनेगी। हमें ये सिर्फ प्रोटीन कोड है जो प्रोवाइड कराना है। इसी तरीके से बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं प्रोटीन्स के अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज बनती हैं। अगर हम ये प्रोटीन अवेलेबल करा दें बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडीज बन जाएंगी और हमारी बॉडी को उस डिजीज से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो अगर इस जेनेटिक मटेरियल को रिमूव करके या फिर अगर किसी भी डेंजरस एंटीजन को कम डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसके अंदर से जो डिजीज़ कॉज कर रहा है उस चीज़ को रिमूव करके सिर्फ उसकी बॉडी को हमने इंजेक्ट किया ताकि डिजीज़ कॉज ना करे, पर क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी, तो उसे हम लाइव वैक्सीन और एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। ये हम जनरली, आपका जो एग्जाम्पल होता है ओपीवी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन्स, ये सारी वैक्सीन्स लाइव वैक्सीन्स होती हैं। इसके अंदर हम एंटीजन को कम पावरफुल फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पैथोजन को किल्ड फॉर्म में देते हैं ताकि डिजीज़ कॉज होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। लाइव और किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल होता है टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड की जो वैक्सीन बनाई गई है वो जो है वो किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में आता है। नेक्स्ट बेटा रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर हम किसी भी एंटीजन या पैथोजन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं करते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ प्रोटीन को इंजेक्ट करते हैं ताकि सिर्फ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो। कई बार क्या होता है बेटा, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हमें डर रहता है कि कहीं डिजीज़ कॉज ना हो जाए, इतनी टाइम पे एंटीबॉडी ना बन पाए, या फिर वो जो हमने वीक फॉर्म में कन्वर्ट किया है वो वापस पावरफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इन दोनों वैक्सीन के अंदर हमें डिजीज़ कॉज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। किल्ड में हमें ये रहता है कि पता नहीं अच्छे से इम्यूनिटी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, बॉडी किल्ड को रिकग्नाइज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, जो मोस्ट सेफ मेथड है टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन। उसके बाद बेटा बात करते हैं एलर्जीज की। एलर्जी क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। जब हमारी बॉडी फालतू में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने लगे या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगे तो उसे हम एलर्जीज कहते हैं। ये हर पर्सन के अंदर नहीं होती, ठीक है। एलर्जेंस में और एंटीजेंस में डिफरेंस होता है। एलर्जेंस जो है वो पैथोजेनिक या हार्मफुल नहीं होते,
वो किसी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं और किसी के लिए कोई हार्म नहीं करते, पर जो एंटीजन है वो सबके बॉडी में अपना हार्मफुल इफेक्ट ही शो करेगा। ठीक है, अगर एलर्जीज़ की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और अपने आप ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, इसके अंदर जो मेनली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जो एक केमिकल रिलीज करती है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या है बेटा? वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर का मतलब आपकी ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज करता है। ठीक है, जब भी एलर्जिक रिएक्शन होगी बॉडी में, IgE की अमाउंट हमेशा, IgE की कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब आप IgE की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो जो केमिकल है हिस्टामाइन वो भी बहुत हाई कंसंट्रेशन में रिलीज होने लगेगा। जब वो हाई कंसंट्रेशन में रिलीज होगा तो वैसोडाइलेटर है, वो वैसोडाइलेशन कराएगा, यानी आपकी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके डायमीटर को इंक्रीज कर देगा। जब उनके डायमीटर इंक्रीज होंगे तो ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो आपकी ब्रेन तक ब्लड सप्लाई हॉल्ट होगी। ठीक है, और जब ब्रेन तक ब्लड सप्लाई हॉल्ट होगी तो पर्सन को ब्रेन डेथ हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, या ऐसी कोई भी डिजीज हो सकती है विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेन और न्यूरल डिसऑर्डर्स, दैट इज कॉल्ड एनाफाइलेक्टिक शॉक। जब कोई पर्सन हाइपर सेंसिटिव है या एलर्जिक रिएक्शन में है और वो उन एलर्जेंस के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा आ गया है तो ब्लड में IgE की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। IgE की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई तो हिस्टामाइन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा, बहुत ज़्यादा वैसोडाइलेशन करा देगा, यानी ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर बहुत लो होगा तो ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं होगी, दैट वुड लीड टू ब्रेन डेथ और पैरालिसिस विच इज़ कॉल्ड एनाफाइलेक्टिक शॉक। उसके बाद आता है बेटा हे फीवर। हे फीवर को हम येलो फीवर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो येलो फीवर है ये पॉलन्स के थ्रू होता है। जब भी आपको ब्रीडिंग सीजन दिखेगा जैसे मार्च नवंबर, इस टाइम में जो येलो येलो पार्टिकल्स एयर में घूमते रहते हैं वो सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं और किसी किसी को इसकी वजह से बहुत एलर्जी होती है। पॉलन ग्रेन का कलर येलो होता है, इसीलिए हम इसे येलो फीवर भी कहते हैं। इसके अंदर पर्सन के अंदर ईचिंग दिखेगी, फीवर दिखेगा, रेड दिखेगा, रेड रैशेस दिखेंगे, इन्फ्लेमेशन दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट एलर्जी रिएक्शन में जो हम डिजीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एस्थमा। एस्थमा क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जिक रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि आपकी बॉडी में कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू कोई ऐसी सब्सटेंस घुस गई है, डस्ट पार्टिकल घुस गया है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा म्यूकस की फॉर्मेशन होने लगती है, और जब बहुत ज़्यादा म्यूकस की फॉर्मेशन हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो एयर को ट्रैवल करने का रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एलर्जिक रिएक्शन जो डस्ट से, एयर पोल्यूशन से, इससे आपको देखने को मिलती है। दीज वर द एलर्जिक रिएक्शंस। इससे नेक्स्ट हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यूनिटी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।